चेस्ट पेन के हवाले से पॉडकास्ट नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है। इन ऑडियो लेक्चर्स में, बल्कि इन्हें लेक्चर कहना मुनासिब नहीं होगा, ये एक नॉर्मल सी डिस्कशन है और हम उन तमाम टॉपिक्स को इन ऑडियो क्लिप्स में रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे जो कि बाज़ों का वक्त की कमी के बायस हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। और इन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करने का मकसद यही था कि जो लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को चलते फिरते सुनना चाहते हैं उनके लिए कुछ ऐसा मवाद तैयार किया जाए जो कि उनके क्लिनिकल एक्यूमेन को बढ़ाने का बायस बने। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे चेस्ट पेन की डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के हवाले से। इसमें भी दो हिस्से हैं, रैपिड इवैल्यूएशन और कंप्लीट इवैल्यूएशन। रैपिडली आपने किस चीज़ से इवैल्यूएट करना है? रैपिड डायग्नोसिस के लिए जो वाहिद इन्वेस्टिगेशन आपके पास है वो है ईसीजी, एक 12 लीड ईसीजी। और अगर आपको ईसीजी के ज़रिए मालूम हो जाए कि ये एसीएस है तो फिर ट्रीटमेंट फ़ौरन शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसा पेशेंट जिसमें आप एसीएस सस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें ईसीजी फ़ौरन ही आपको कर लेनी चाहिए और तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ना सिर्फ ईसीजी कर लेनी चाहिए बल्कि उसको रीड भी कर लेना चाहिए, उसको पढ़ भी लेना चाहिए। ईसीजी में एसटी सेगमेंट की जो आपको चेंजेस हैं वो ज़रूर देखनी चाहिए कि अगर तो मोर देन या इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर एलिवेशन है या मोर देन या इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिप्रेशन है एसटी सेगमेंट की, और कम से कम ये 2 लीड्स में है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाइपर एक्यूट टी वेव, ये कम से कम QRS एम्पलीट्यूड का 50% होना चाहिए, तब ये हाइपर एक्यूट टी वेव कहलाएगी। या अगर हम टी वेव इन्वर्जन की बात करें तो कम से कम 2 लीड्स में ये टी वेव इन्वर्जन होनी चाहिए। लेकिन इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम AVR को हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। कोई सी 2 लीड्स में टी वेव इन्वर्जन देखें लेकिन AVR को इसमें शामिल ना करें, तो फिर ये टी वेव सिग्निफिकेंट होगी। इसके अलावा क्यू वेव्स को आपने देखना है कि अगर आपको नई क्यू वेव्स मिल रही हैं मोर देन 1 मिलीमीटर कम से कम 2 लीड्स में, तो ये एक्यूट इंजरी को जाहिर करती है। लेकिन ये अमूमन 24 से 36 घंटों के दौरान जब इन्फेक्शन होता है, शुरू के 24 से 36 घंटे ये क्यू वेव अपीयर नहीं होती, याद रखिएगा। इसी तरह एसटी सेगमेंट एलिवेशन चेस्ट पेन के दौरान इस बात को रूल आउट करने के लिए कि ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या नहीं। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन भी इस्कीमिया को शो करता है लेकिन ये इन्फेक्शन के साथ इतना एसोशिएट नहीं करता। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात की जाए तो इसमें भी ईसीजी चेंजेस आती हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर आप ईसीजी में देखना चाहें तो इसमें एक लंबी चौड़ी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो देखनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहले आपको साइनस टैकिकार्डिया मिलेगा, S1 Q3 T3 पैटर्न मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिल सकता है, एसटी डिप्रेशन, राइट प्रीकॉर्डियल लीड्स में आपको मिल सकता है, पी पल्मोनेल मिलेगा, एसटी एलिवेशन मिलेगी लीड 3 में। लेकिन ये सारी की सारी फाइंडिंग्स इतनी उम्दा नहीं हैं कि हम इससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट कर सकें जब ये इनमें से कोई फाइंडिंग मौजूद ना हो। तो इसलिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म को सिर्फ ईसीजी के ऊपर डायग्नोज करना शायद मुनासिब नहीं होगा। अब बात करते हैं कंप्लीट इवैल्यूएशन की डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में। एक्सरे चेस्ट रेडियोग्राफ, इसे रेकमेंड किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए जिनको चेस्ट पेन है और हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि चेस्ट पेन की वजह क्या है। एक्सरे में हमें क्या कुछ नज़र आ सकता है? अगर मीडियास्टाइनम जो है वो वाइड हो चुका है तो एओर्टिक डायसेक्शन की तरफ हमारा ध्यान जाएगा और ये तकरीबन 50% जो एओर्टिक डायसेक्शन के पेशेंट्स हैं उनमें एक्सरे चेस्ट में मीडियास्टाइनम जो है वो वाइड नज़र आता है। इसके अलावा एक्सरे में हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं नमूनिया के पेशेंट्स में। अगर पेरिकार्डियम फ्लूइड फिल्ड है तो बूट शेप शेडो नज़र आएगा उसका।
इसके अलावा अगर ऐसा कोई ट्यूमर है जो कि प्लूरल इरिटेशन कर रहा है तो उसको भी हम एक्सरे में देख सकते हैं। न्यूमोथॉरिक्स को एक्सरे में हम देख सकते हैं। और अगर किसी एम्बोलिस की वजह से पल्मोनरी इन्फार्क्ट हो चुका है तो वेज शेप शेडो भी हमें एक्सरे में नज़र आ सकते हैं। ईसीजी और एक्सरे के बाद हमारे पास आ जाता है कुछ एंजाइम्स, कार्डियक ट्रोपोनिन्स, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। ये अब टेस्ट्स ऑफ चॉइस हैं क्योंकि इनकी हाई सेंसिटिविटी है और हाई स्पेसिफिसिटी है कार्डियक इंजरी के लिए। अगर ट्रोपोनिन्स सिग्निफिकेंटली रेज हो चुके हैं और इसके साथ टिपिकल चेस्ट पेन भी है और इसके बावजूद ईसीजी नॉर्मल है, लेकिन क्रेटिनिन काइनेज जो हैं वो भी साथ बॉर्डर लाइन पर हैं, नॉर्मल हैं या बॉर्डर लाइन पर हैं, तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डायग्नोसिस बनेगी। दोबारा बताता हूँ कि ट्रोपोनिन एलिवेशन है, पेशेंट को चेस्ट पेन भी है, ईसीजी बेशक नॉर्मल है लेकिन जो क्रेटिनिन काइनेज है नॉर्मल है या बॉर्डर लाइन पर है, तो आप इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डायग्नोस करेंगे। जिन पेशेंट्स में ट्रोपोनिन एलिवेशन होती है इसकी एक प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस भी है और इसका मतलब ये है कि 2 से 6% रिस्क फर्दर कार्डियक इंजरी का है, जिसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या सडन कार्डियक डेथ विद इन 6 मंथ्स ऐसे पेशेंट्स की हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को इंटेंसिव मेडिकल थेरेपी देनी चाहिए या इनका पीसीआई करना चाहिए, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई जो हैं ये एक्यूरेसी में बिल्कुल एक जैसे हैं और इनमें से कोई भी यूज़ किया जा सकता है और इनकी रेफरेंस रेंज जो है ये लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद है और ये देखी जा सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें क्रॉनिक सिम्टम्स हों चेस्ट पेन की, उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए टेस्ट किया जाना चाहिए और ऐसे पेशेंट्स में एक्सरसाइज ईसीजी और एक्सरसाइज एकोकार्डियोग्राफी की जाती है। इसके अलावा रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग ये भी कुछ टेस्टों की स्पेसिफिसिटी को बढ़ा देती है। इसके अलावा न्यूक्लियर परफ्यूजन इमेजिंग रिवर्सिबल इस्केमिक मायोकार्डियम के डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे ऐसे मरीज़ जिनमें ईसीजी की बेसलाइन एब्नॉर्मलिटीज़ हों, जैसे कि बंडल ब्रांच ब्लॉक के मरीज़, प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम जिसमें वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जो है इम्पॉर्टेंट है, या फिर मैकेनिकल पेसिंग या डायजॉक्सिन थेरापी के पेशेंट्स। स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी जो है ये वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटीज़ जो कि इस्कीमिया की वजह से होते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा 5 ईयर मोर्टेलिटी प्रोग्नोसिस भी एक्सरसाइज ईसीजी से आप निकाल सकते हैं। वो इस तरह से कि इंजाइना को स्कोर 0 दिया जाता है कि इंजाइना नहीं है और स्कोर 1 दिया जाता है कि इंजाइना है। अब स्कोर क्या होगा कि एक्सरसाइज इन मिनट्स -5 इंटू मैक्सिमल ST डेविएशन -4 इंटू एंजाइना स्कोर। जिन मरीज़ों का स्कोर 5 या 5 से ज़्यादा आता है उनका 5 साल का सर्वाइवल रेट 99% होता है और वो मरीज़ जिनका स्कोर -10 से लेके +4 तक आता है उनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट 95% होता है और वो जिनका स्कोर -11 या इससे कम होता है उनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट 79% तक होता है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग CT स्कैन के ज़रिए ये टेस्ट भी अब दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है और ख़ास तौर पे ये टेस्ट उन मरीज़ों में किया जाता है जिनमें चेस्ट पेन की कॉजेज़ अनसर्टन हो। ऐसे मरीज़ जिनमें इब्तदाई तौर पर ट्रोपोनिन जो है वो कम आए और ऐसे मरीज़ जिनमें नॉन इस्कीमिक ECG फाइंडिंग्स हों उनमें कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग की जाती है। वो मरीज़ जिनमें कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग 0 होती है उनमें ऑलमोस्ट कोरोनरी इवेंट का रिस्क नहीं होता। अगर आप डायसेक्शन ऑफ एओर्टा सस्पेक्ट कर रहे हैं एंजियोग्राफी के ज़रिए आपको पता चल सकता है, या फिर आप ट्रांस एसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं या हेलिकल
कंप्यूटर टोमोग्राफी भी दुनिया में इस वक्त हो रही है, या MRI। तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये डायसेक्शन ऑफ एओर्टा को डायग्नोज कर सकते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा शायद मुश्किल हो गया है, लेकिन 2, 3 या 4 बार सुनने से बहुत सारी चीज़ें आप रिटेन कर लेंगे और आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग चेस्ट पेन में क्या है और कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगली पॉडकास्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेजमेंट ऑफ चेस्ट पेन की बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।